हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे। बायोलॉजी के वाले पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हमें 5 तरह के तंत्र पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। हमारा जो छठा वाला था नर्वस सिस्टम, वो हमारे सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है अभी, इस बार जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसकी वजह से। लेकिन हमें 5 सिस्टम पढ़ने थे। हमने पहला सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, दैट इज डाइजेशन सिस्टम, आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, पाचन अंगों के बारे में। जो अब तंत्र क्या होता है कि बहुत सारे अंग मिलके एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, फिर एक तंत्र, एक सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, यानी अब बहुत सारे अंग, बहुत सारी ग्लैंड्स आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं। अब कौन कौन से अंग थे, कौन कौन से ऑर्गन्स थे जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हम उस बारे में पढ़ चुके थे। जैसे कि पहले माउथ था, फिर आपका ग्रास नली थी, ग्रसिका, फिर आपकी इंटेस्टाइन्स थी, स्टमक था। ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो आपके मानव तंत्र के अंदर होती हैं। जो मानव तंत्र के अंदर मेनली जो 3 तरह की ग्रंथियां होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लार ग्रंथि, अग्नाशय और आपका यकृत, ये 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। ये 3 ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या ग्रंथ, ये कौन सी ग्रंथियां होती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थी हमारी लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्रंथि। जो आपके मुंह में लार बनती है वो उसी ग्रंथि की वजह से बनती है। तो देखिए, आपके मानव के आहार नाल में पहले 3 प्रकार की प्रमुख पाचन ग्रंथियां हैं। मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही बता दिया, जब इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी, कि हमारे जो पाचन तंत्र में है उसमें आपके ऑर्गन्स बताए थे और आपको कुछ ग्रंथियां बताई थी। तो हमने ऑर्गन्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए, तो अब हम ग्रंथियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ग्रंथियां कौन कौन सी? हमारी लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड, यकृत इज लीवर और अग्नाशय इज द पैनक्रियाज। तो ठीक है, ये 3 हमें इन 3 के बारे में स्टडी करना है आज क्लास के अंदर। फर्स्ट इज लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि क्या होती है? लार से समझ में आ रहा है कि मुंह के अंदर आपकी जो लार बनती है उस लार ग्रंथि की वजह से ही बनती है। इसका क्या काम होता है? ये खाने को स्टिकी करती है और पचाने में हेल्प करती है। तो देखिए, लार एक तरह का सीरमी तरल एवं चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑब्वियसली एक लिक्विड होता है और थोड़ा स्टिकी होता है। ये इस तरीके का एक मिक्सचर होता है। तरल भाग, अब तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का क्या मकसद है, क्यों होता है ये? तरल भाग क्या करता है? भोजन को गीला कर देता है। और श्लेष्मा क्या होता है? उसका लुब्रिकेंट का काम करता है। उसमें लुब्रिकेंट के होगा, इजीली आपका खाना आपका डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा, वो आपकी बॉडी के अंदर जाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए क्या होता है? श्लेष्मा और तरल होता है वो। लार का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुंह में ही पाचन शुरू कर देता है। जब का स्टार्च होता है वो वहीं से आपका पचना शुरू हो जाता है मेनली आपका, एंड भोजन को चिकना व घुलनशील बना देता है। तो दांतों, मुंह, ग्रहिका और जीभ की वो सफाई करता है। ठीक है, एंड ये ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है, ये तो आप सबको पता ही है। तो जब हमारे पास आ जाए कि लार ग्रंथि क्या होती है, तो आपको कैसे कैसे पॉइंट्स लिखने हैं। देखो, पैराग्राफ्स में लिखने से है ना क्या होता है कि एक तो घिचपिच लगता है, तो आपको क्या पॉइंट्स बना बना के लिखने हैं। तो आपकी लार ग्रंथि क्या होती है, उसका क्या करती है वो, और जो जैसे आपने बताया कि तरल पदार्थ और श्लेष्मा है, तो उनका वो क्यों क्यों होते हैं, वो हमारी क्या फंक्शनिंग है मुंह के अंदर से। आप वो स्टार्च को वहीं से आप घटित करना शुरू कर देती है, स्टार्च का पाचन करना शुरू कर देती है। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए हमारे? 4 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। लार ग्रंथि की फंक्शनिंग क्या है, वो क्या करती है, वो लार क्रिएट करती है। अगर आपको उसको नोट डाउन करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो फटाफट ले लीजिए। फिर अपन देखते हैं इसके आगे। नोट डाउन कर लिया? अब देखो आगे हम देखते हैं लार ग्रंथि के भी आगे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्णपूर्वी ग्रंथि, पैराटॉइड ग्लैंड। ठीक है, बाकी अधिजम, दैट इज अ सबमैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड, एंड द थर्ड इज अधोजीवा यानी सबलिंगुअल ग्लैंड। हमारी 3 तरह की ग्रंथियां हैं। इस ग्रंथियों के क्या क्या काम होते हैं? एक तो क्या करती है, तरल पदार्थ होता है ना, उसको स्त्रावित करती है। एक श्लेष्मा को स्त्रावित करती है, और जो बीच वाली है आपकी अधिजम, ये दोनों को स्त्रावित करती है। तो आपको किस तरीके से याद करना है? जो आपकी फर्स्ट है कर्णपूर्वी ग्रंथि इज द पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज ये गलत लिखा हुआ है, इसे होगा तरल पदार्थ को जो आपका स्त्राव करती है तथा एक गालों में पाई जाती है। ये कहाँ मिलती है? आपको गालों के अंदर होती है। फिर आपकी अधिजम है। अधिजम के अंदर क्या होगा? ये एक मिश्रित ग्रंथि है। इस मिश्रित ग्रंथि में क्या होगा? ये तरल भी और एक साथ साथ श्लेष्मिक स्त्रावण भी करती है। यहाँ इसमें से श्लेष्मा भी निकलता है और आपको तरल लिक्विड भी निकलता है। एंड द थर्ड इज लास्ट, इसके अंदर क्या होता है? श्लेष्मिक स्त्रावण करती है। ये समझ में आ गया? और ये क्या होता है? जीभ की नीचे की साइड मिलती है, ये आपकी गालों की साइड मिलती है। इससे आपकी मिश्रित है, इससे दोनों आपके स्त्राव होते हैं
और इससे सिर्फ आपका श्लेष्मा स्राव होता है। तो समझ में आ गया किस तरीके से इसे याद करना है। पहले तरल फिर ये मिश्रित है, इसमें दोनों निकलेंगे और लास्ट वाले में सिर्फ श्लेष्मा का स्रावण होगा। क्लियर है? लाल ग्रंथि को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाल ग्रंथि समझ में आ गई, लाल ग्रंथि का क्या काम होता है, किस तरीके से काम करती है और इसकी क्या क्या तीन पार्ट्स हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन करना है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना इतना लिखना ही काफी होगा, सफिशिएंट होगा कि इन तीनों ग्रंथि के क्या पार्ट्स है, उनकी क्या फंक्शनिंग है। तो एक बार से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया? आई होप लाल ग्रंथि में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कर देना वीडियो को। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की ग्रंथियां हैं। हमने लाल ग्रंथि पढ़ ली है। सेकंड इज आपकी अग्नाशय, दैट इज पैनक्रियास। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो एक अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंड द बहिस्रावी हार्मोन्स दैट इज अग्नाशयी रस, इसमें 2 तरह के हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। फर्स्ट इज आपकी जो अंतःस्रावी है, सेकंड इज आपकी बहिस्रावी। अंतःस्रावी कौन से हुए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और बहिस्रावी कौन से हो गए, आपका अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये इसका स्त्रावण करती हैं। ये ग्रंथि यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी होती है। हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से होती है, किस तरीके से चारों तरफ इसके कौन कौन से ऑर्गन्स और होते हैं। ठीक है, ये 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू आकार की होती है। आपको याद हो तो हमने पहले एक और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज अ जे शेप, और ये कौन सा है, यू शेप। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इसमें। और इस ग्रंथि का, अब इस ग्रंथि का काम क्या है, अभी तक तो पढ़ा कि इसकी शेप क्या है, वो करती क्या है, अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, किस तरीके से बताइए कौन कौन से आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं, इसकी क्या शेप हो रही है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये बता दिया। अब हम देखते हैं इसकी फंक्शनिंग क्या है। इसकी फंक्शनिंग है आपकी, ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करती है आपकी, तथा साथ के साथ इंसुलिन और जो आपके ग्लूकागॉन हार्मोन्स थे, ये कौन से थे, अंतःस्रावी हार्मोन्स, अंतःस्रावी हार्मोन्स। इस शरीर में क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज की जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्या होता है अग्नाशय। अग्नाशय एक तो क्या, कौन कौन से आपके हार्मोन्स जनरेट कर रहा है, कौन कौन से आपके हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, वहाँ पे आपके 2 तरह के इंसुलिन और ग्लूकागॉन आ जाएंगे, जो ये क्या काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो आपका ग्लूकोज का जो लेवल है ना उसको मेंटेन करके रखते हैं। और बहिस्रावी हार्मोन होता है आपका अग्नाशयी रस। ये किस तरह की शेप होती है, मेनली इसकी शेप देखनी है अपन को, 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू आकार की होती है। फिर इसका क्या क्या काम होता है, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनको पचाने में हेल्प करता है। तो ठीक है, ये पॉइंट्स आपको देखने होंगे, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने होंगे अग्नाशय के टाइम पे। तो आप अग्नाशय के पॉइंट्स एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। हमने 2 ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया है, लाल ग्रंथि और अग्नाशय। लास्ट इज लीवर। लेकिन लीवर पढ़ने से पहले क्या देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार, कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में बताया कि यू आकार की होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपका जो है ना, ये होता है आपका अग्नाशय, ये होता है आपका पैनक्रियास, ये होता है आपका पैनक्रियास, दैट इज यू शेप्ड। ठीक है, और ये साथ में साथ क्या होता है, यकृत से, यकृत से और आपके ग्रसनी से ये चारों तरफ से कवर्ड होता है। आप देख सकते हो कि बहुत एक छोटा सा होता है, चारों तरफ से इसे कवर्ड होता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका लीवर होता है, ये चीज आपकी होती है लीवर। लीवर के बारे में अपन अभी आगे से पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, लाल ग्रंथि, हमें 3 तरह की ग्रंथि थी। लाल ग्रंथि, आपका अग्नाशय दैट इज अ पैनक्रियास, और हम पढ़ेंगे यकृत दैट इज लीवर। ठीक है, तो 2 हम पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं यकृत। यकृत क्या है, यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। ये आपका हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपकी डाइजेशन में बहुत बड़ी हेल्प करती है ग्रंथि है। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयों द्वारा बनता है, जिन्हें यकृत पालिकाएं कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट में कि लीवर लॉब्यूल्स किसे कहते हैं, यकृत पालिकाएं किसे कहते हैं। कि जो आपका यकृत होता है वो 1 लाख छोटी छोटी यकृत पालिका, उसकी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों द्वारा बनता है, जिसे कहते हैं यकृत पालिकाएं। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि पित्त का निर्माण करना। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र यानी हेपेटिक डक्ट सिस्टम तथा पित्त यकृत वाहिनी यानी बाइल डक्ट सिस्टम, आपकी पित्त को कहते हैं बाइल। ठीक है, बाइल का निर्माण करता है, इसका काम होता है बाइल का निर्माण करना, मेनली आपके लीवर का काम होता है आपका। और ये बाद में क्या होता है आपका जो होता है गॉल ब्लैडर दैट इज पित्ताशय के अंदर वो चला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया।
ये क्या है, यकृत क्या है? यकृत आपके लिए डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक पॉइंट बन जाता है आपका लीवर लॉब्यूल्स का। लीवर लॉब्यूल्स क्या होता है आप ये बताएंगे उसके अंदर। फिर इसका फंक्शन क्या होता है, पित्त का निर्माण करना। इसके मेन काम इसका ये होता है, पित्त का निर्माण करना। तो समझ में आ गया कौन कौन सी 3 तरह की ग्रंथियां हैं हमारे, इन तीनों ग्रंथियों का काम क्या है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। फिर साथ के साथ हम देखेंगे अब कि जो हमारा डाइजेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स हमारी हेल्प करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हमारे होते हैं उसके अंदर, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, इन सब के पाचन के लिए जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं कि उन एंजाइम्स के क्या क्या नाम है। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन कि भोजन के पाचन के लिए जो बहुत सारे से आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लियस, इन सब के पाचन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के लिए एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे सारे कि आपकी बन जाता है कि अगर हमें प्रोटीन को पचाना है या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हमारे कौन कौन से एंजाइम्स बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो एंजाइम्स के नाम आपको इन चारों के याद करने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। प्रोटीन के लिए हो गया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैप्सिन। आपके लिए वसा का हो गया लाइपेज एंड न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस। अगर नाम याद करने में इसमें थोड़ा सा सेम सिमिलर हो जाएगा तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये तो इजी है, एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। दिक्कत आएगी थोड़ा सा इन दोनों के अंदर। ये भी नहीं, अगर आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको सारे एंजाइम्स के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिख के याद करना, बार बार बोल बोल के याद करना। इस तरीके से सारे एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स आते जा रहे हैं चैप्टर के अंदर। इसके अंदर आएगा आपकी कौन सी बॉडी में कौन सा आपका कौन सा ऑर्गन, कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है आपके डाइजेशन के लिए, या आगे आपके जो सिस्टम, आपके जो बाकी श्वसन तंत्र होगा, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसके अंदर बहुत सारे आपको नाम, ऑर्गन्स के नाम, आपकी ग्रंथियों के नाम, आप सबको याद करने पड़ेंगे। तो ये नाम के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप लिख लिख के याद करें, बहुत बार बोलें, बहुत बार लिखें, तो अपने आप वो याद हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, जो आपका था ना, ये पाचन तंत्र, जो आपका डाइजेशन सिस्टम था, ये कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका श्वसन और श्वसन तंत्र। लेकिन इससे पहले हमें उसको पूरा शॉर्ट में पूरा समझने के लिए डाइजेशन ऑफ फूड एक पूरा एक फ्लो चार्ट से हम इसे पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ना था हमें, डाइजेशन ऑफ फूड, आपका भोजन का पाचन जो हुआ है उसको हमने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये था कि पहले आपको एंजाइम्स पता होने चाहिए, कौन कौन से एंजाइम्स किस किस के पाचन के लिए यूज में आ रहे हैं। अब आप बताइए, अपने डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था, उसके अंदर स्टार्टिंग हमने कैसे करी थी? पहले आपका खाना माउथ में जा रहा था, फिर ग्रसिका और ग्रास नली से होते हुए वो आपके स्टमक, अग्नाशय के अंदर जा रहा था, फिर आपके छोटी आंत, बड़ी आंत में जा रहा था खाना। इस तरीके से आपके ऑर्गन से आ रहा था। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं जगह प्रोटीन प्रोटीन का पाचन होता है, कहीं विटामिन, खनिज लवणों का पाचन होता है। तो उनको पाचन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, किस तरीके से वो पाचन होता है, चलिए तो देखते हैं, वो शुरू करते हैं। फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी रहेगी, वो एकदम समझ में आ जाएगा, वापस आराम से रिकॉल कर पाओगे। जब एग्जाम में भी लिखोगे तो आप फ्लो चार्ट की हेल्प से याद हो गया तो आप आराम से कितनी भी इस पर थ्योरी लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। यानी भोजन का पाचन। अब खाना आपके सबसे पहले कहाँ गया था? खाना आपके मुंह में गया था, तो मुंह से गया, और मुंह में क्या थी जो आपकी खाना पचाने में हेल्प करती थी? दैट इज लार। अब लार क्या काम करती थी? ये आपका था कि आपके स्टार्च को वहां आपको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती थी। वहां आपका स्टार्च 30% तक डाइजेस्ट हो जाता था। तो उसके लिए कौन कौन से आपके एंजाइम्स होते थे? टाइलिन एंड एमाइलेज। ये क्या करते थे? आपका स्टार्च का पाचन करते थे। ठीक है, अब खाना क्या होता था? आपके मुंह से फिर ग्रसिका और ग्रास नली की हेल्प से होते हुए वो आपके अग्नाशय में जाता था। अग्नाशय, सॉरी आमाशय, दैट इज आपका स्टमक। आपके स्टमक में क्या होता था? आपके स्टमक के अंदर वो खाना आपका अवशोषित होता था, फिर उसे पचाने में जो हेल्प होती थी। अब उसके अंदर क्या चीज़ होती थी? आपके 3 तरह के एंजाइम्स का स्त्रावण होता था वहाँ पे। एक तो आपका होता था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक आपका होता था म्यूकस, और एक होता था आपका पेप्सिलिन। इनसे निकलते थे 2 तरह के एंजाइम्स जो खाने को पचाते थे। वो था आपका पेप्सिन और रेनिन।
ये करते थे आपके दूध के पाचन, यानी आपके प्रोटीन का जो पाचन होता था उसमें हेल्प। तो ये आपका हो गया आपका प्रोटीन का पाचन। अब बच्चों के अंदर क्या होता है कि बच्चों, छोटे बच्चों के लिए रेनिन एंजाइम भी होता था, जो आपके दूध के पाचन, दूध का जो प्रोटीन होता है उसको पाचन करने में आपका रेनिन हेल्प करता था। समझ में आ गया? आपके आमाशय के अंदर हो जाता था आपका प्रोटीन डाइजेस्ट। देन फिर आपका जाता था खाना छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते थे? लैक्टेज, सुक्रेज, इस टाइप के जो एंजाइम्स होते थे वो क्या करते हैं? लैक्टेज को ग्लूकोज के अंदर, सुक्रोज को ग्लूकोज के अंदर, ये सारे एंजाइम्स इस तरीके से क्या होता है, उसे अपघटित कर देते थे। अपघटित करने से क्या होता है कि उसका जो पाचन होता है ना, एक तरीके से मान लीजिए एक बड़ा कोई चीज़ है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे तो उसका डाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो वो अपघटन वाला काम जो होता था, वो सरलीकरण वाला जो काम होता था, सिंप्लीफिकेशन वाला काम, वो आपका इस एंजाइम के अंदर, छोटी आंत के अंदर होता है। दैट इज लैक्टेज, सुक्रेज, ये सारे एंजाइम्स करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू लेते हुए चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अगर आपको इससे पहले ये नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या काम होता था वो अपन देख लेते हैं। तो छोटी आंत के अंदर जो एंजाइम्स होते थे वो हो जाएंगे आपकी माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये क्या कर देते हैं? जैसे लैक्टेज हो गया, लैक्टोज को ग्लूकोज में कर देता था। ये सुक्रोज को ग्लूकोज में करता था, ये माल्टोज को ग्लूकोज में करता था। ठीक है। एक लाइपेज और होता है जो वसी अम्लों का करता था। लाइपेज दैट इज वसा से वो वसी अम्ल में डाइजेस्ट हो जाते थे, जिनका डाइजेशन फिर बाद में इजी होता चला जाता है। अब आपका छोटी आंत में खाना पहुंच चुका है। छोटी आंत के खाने के बाद आपका खाना कहाँ जाता था? बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपका खाना जाएगा अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है आपका? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर खाना आपका एक होता था यकृत के अंदर। यकृत में क्या जाता था? पित्त लवण होता था। जो आपका एंजाइम होता है वो होता है पित्त लवण, जो आपके वसा यानी फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका डाइजेशन होता है। तो समझ में आ गया कौन से एंजाइम्स किसके अंदर होते हैं और किस तरीके से डाइजेशन होता है। आपका पहले मुंह के अंदर ही स्टार्च आपका डाइजेस्ट हो चुका है। देन आपके स्टमक, आपकी ग्रसिका और ग्रास नली की हेल्प से वो आपके स्टमक के अंदर आया। स्टमक के अंदर क्या हुआ था आपके? देखिए, स्टमक के अंदर हमारा प्रोटीन, हमारे पेप्सिन और एनिन की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया था। फिर हमारा गया छोटी आंत के अंदर खाना। छोटी आंत के अंदर आपके खाने का जो पाचन होता था वो मैंने आपको बताया था, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टेज, ये सब चीज़ क्या होती है? ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो जाते थे और इजीली फिर डाइजेशन में हेल्प हो जाती है। फिर तब आपको छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत में खाना गया, वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका डाइजेशन होता था। और आपके यकृत यानी लीवर के अंदर आपका जो पित्त लवण नाम का एंजाइम होता था वो आपके जो फैट होता है उसको आपको वसी अम्लों में कन्वर्ट कर देता था। इस तरीके से आपका डाइजेशन होता था। तो आपको समझ में आ गया डाइजेशन ऑफ फूड, आपका सिस्टम कैसे होता है, आपका खाना कैसे जाता है और कहाँ तक जाता है। फिर उसके बाद वो आपका रेक्टम होते हुए बाहर निकल जाता है। आपका खाना जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बॉडी के, वो आपके रेक्टम से निकल जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। खाना किस तरीके से, कहाँ कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है, इसके लिए ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके सारे नोट्स, आपको सारा कंटेंट जो आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो फटाफट जाकर से ज्वाइन कर लीजिएगा और सिंकोरिका एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।